एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। ठीक है सर, डायरेक्टर चैप्टर का अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर चैप्टर में देख रहे थे रिवीजन सीरीज। पार्ट 1 मैंने 40 मिनट्स का शायद डाल दिया था। आज उसको कंप्लीट करते हैं तो विद इन 80 मिनट्स में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो सर। सेक्शन नंबर 160 सर 160 सर ये क्या बोलता है सर? इसमें ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी में किसी को डायरेक्टर बनना है, ये मान लो भाई साहब बिहार से घूमते हुए उसको दिल्ली में किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है, तो डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको भी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ ए पर्सन टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। ठीक है, इसके लिए प्लस रूल 13 सुनो। पर्सन विलिंग एंड एलिजिबल टू बिकम ए डायरेक्टर, और मतलब इसमें आप घूमते घूमते आपको डायरेक्टर बनना है, या मान लो कंपनी के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, एक पर्सन को अपॉइंट किया, बोलेंगे इसको डायरेक्टर बनाना है हमें। ठीक है, और मेंबर्स ऑफ कंपनी हु इंटेंड टू प्रपोज एनी वन ए डायरेक्टर। ठीक है, दो दो केस है, या तो आपको खुद को डायरेक्टर बनना है, या मान लो मेंबर्स ने आपको बोला कि आप डायरेक्टर बनना चाहते हो कंपनी में, हम आपके लिए क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं। ठीक है, कंपनी के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सैल मैंडेटरी है, लीव एन रिटन नोटिस 14 दिन प्रायर टू मीटिंग। सर कौन सा मीटिंग? जनरल मीटिंग, एजीएम मीटिंग, जो भी है, जनरल मीटिंग, एजीएम ईजीएम जो भी है, उससे पहले 14 दिन पहले है ना, आपको एक नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, उसके रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी के एक नोटिस देना पड़ेगा। कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, सबसे पहले 14 दिन पहले एक नोटिस दे दो कि हाँ मैं ऐसे ऐसे नाम का हूँ, मैं कंसेंट दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। सर सिर्फ नाम देने से और नोटिस देने से हो जाएगा? नहीं भैया, रोकड़ा भी लगेगा। रोकड़ा मतलब सर नॉर्मली 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा होने लगे तो कोई भी चलता फिरता आदमी कंपनी में डायरेक्टर बनना चल जाएगा। नहीं, 1 लाख रुपए जमा करो फिर डायरेक्टर बनो। क्या 1 लाख रुपए वापस होगा? देखेंगे अभी, वापस होगा। ठीक है, निधि कंपनी हो तो 10,000 रुपया। नो नीड टू डिपॉजिट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहे हो तो आपको कोई पैसा नहीं डालना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक से उठा के लाते हैं, तो इससे पैसा नहीं लेंगे हम। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं, अदरवाइज उससे पैसा नहीं ले सकते हम। या अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय, या मान लो एनआरसी नॉमिनेशन रेवोल्यूशन कमेटी ने क्या किया, रिकमेंड किया, तो उससे पैसा नहीं लेंगे हम उस डायरेक्टर से। नॉर्मली डायरेक्टर बनने आ रहे हो तो 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, जो हमने देखा है, बट 3 लोगों से नहीं, अभी तक 2 लोगों से देख लिया जिनके पैसा नहीं लेंगे हम लोग। कौन कौन? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने आ रहा है उससे पैसा नहीं लेंगे, एक एनआरसी कमेटी ने नाम सजेस्ट किया उससे पैसा नहीं लेंगे, और बीओडी इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनआरसी, इफ बीओडी ने कोई नाम सजेस्ट किया उससे पैसा नहीं लेंगे, इससे पैसा नहीं लेंगे, 1 लाख रुपए का बात नहीं लेंगे। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी। अब मान लो डायरेक्टर ने तो अपना काम कर दिया, सॉरी डायरेक्टर नहीं, अभी डायरेक्टर नहीं बना, उस पर्सन ने अपना काम कर दिया, नोटिस दे दिया कंपनी को 14 दिन पहले। अब कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया? 7 दिन पहले इस पर्सन ने कंपनी को 14 दिन पहले नोटिस दिया, कंपनी को क्या करना, अपने मेंबर्स को 7 दिन पहले, क्योंकि मेंबर्स ही डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे बाय पासिंग ओवर इन जीएम, तो कंपनी को 7 दिन पहले बिफोर द मीटिंग क्या करना है, सर्व करना है इंडिविजुअल नोटिस टू ऑल मेंबर। इंडिविजुअली करना है, सारे मेंबर को नोटिस करना है कि हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहती है। सोचो खर्चा कितना हाई फाई है, तो ऐसे पता चला हर कंपनी में सबको डायरेक्टर बनने लगे तो खर्च कितना बढ़ जाएगा। और प्लेस ऑफ नोटिस कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। ठीक है, हो सके तो वेबसाइट है तो अपना वेबसाइट पे नोटिस डाल देना। इफ ये नहीं हो पा रहा है, इस एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था सर, यही क्वेश्चन आया था और मैं गलत करके आया था, मैं नहीं पढ़ा था सर, लिटरली मैंने नहीं पढ़ा था। सर एडवर्टाइज कैंडिडेट इन वन वर्नाकुलर लैंग्वेज। सर वर्नाकुलर न्यूज़पेपर क्या होता है? लोकल लैंग्वेज। जैसे मान लो आप महाराष्ट्र में हो तो मराठी लैंग्वेज में, कोलकाता में हो तो बंगाली न्यूज़पेपर में, एंड वन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो ये हर जगह कंसेप्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा कि एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको छपवाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो पा रहा तो इंडिविजुअल नोटिस नहीं दे पा रहे हो तो देखो 7 दिन पहले इंडिविजुअल नोटिस देना पड़ेगा, अगर नहीं दे पा रहे हो ना कोई बात नहीं, आप एडवर्टाइजमेंट करवा दो, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका क्या है कंपनी का रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे नो नीड टू सेंड नोटिस इंडिविजुअली। ठीक है, तो इंडिविजुअली भेजने का जरूरत नहीं। क्वेश्चन आया था एग्जाम में 4 नंबर का, मैं गलती किया था, चलो ठीक है, अच्छी बात है, गलती किया था, ठीक है, पास कर गया ना, अच्छा 50+ पास किया था। ठीक है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट। क्या वो 1 लाख रुपए वापस होगा? यस, नॉर्मली रिफंडेड टू पेयर। नॉर्मली क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। कैसे? इफ द पर्सन प्रपोज टू डायरेक्टर सिलेक्ट, अगर वो डायरेक्टर बन गया मतलब ओआर इन जनरल मीटिंग पास हो गया, कहीं ना कहीं 50% से ऊपर वोटिंग आ गए, तो यस रिफंड हो जाएगा पैसा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख जस्ट लाइक सिक्योरिटी मनी, क्योंकि ऐसे लगता है कि कोई भी आदमी चलता फिरता आदमी उठ के आ जाएगा, उसका जान पहचान नहीं तो ओवर कोई पास ही नहीं होगा। मतलब कोई आदमी डायरेक्टर बनने आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेंबर्स में उसका जान पहचान है, तभी तो ओवर पास हो रहा है। अगर 10 आदमी है तो 6 आदमी तो जान पहचान है, तभी तो अच्छा खासा बड़ा आदमी है। अदरवाइज वो रोड पे चल रहा है बैठ के आलू ले लो मूली ले लो, वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो कौन उसको डायरेक्टर बनाएगा? एग्जाम्पल है, कौन डायरेक्टर बनाएगा? नहीं बनाएगा कोई जल्दी डायरेक्टर, कोई जान नहीं रहा है कोई इनको अभी, तो ओवर भी पास नहीं होगा कहीं ना कहीं, तो ओवर पास नहीं होगा तो आपका पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या पैसा दूसरा तरीका से मिल सकता है? देखो, एक तो तुम डायरेक्टर बन गए पैसा मिल जाएगा, दूसरा क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हें वो 10 लोग नहीं जान रहे ना, बट तुम्हें वो क्या कर रहे हैं, वहां पे 4 लोग तुम्हें जान रहे हैं, मतलब ऐसे जो भी है 25% से ज्यादा लोग तुम्हें वोट कर रहे हैं, 25% से ज्यादा। 4 लोगों ने क्या किया, तुमसे आलू लिया था, वो तुमसे जान रहे थे कि अच्छा इस बंदे से मैंने आलू लिया था, ये बेच रहा था, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है रात में ही है ऑफिस के बाद। ठीक है, तो
25% से ज्यादा, ठीक है, ऐसे आता है ना 25% से ज्यादा, 25 नहीं 25% से ज्यादा वोट्स आ गए ना उसको, भले वो डायरेक्टर नहीं बन पाया, तब भी क्या करेंगे, हम उसको पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, BOD shall decide whether to refund or forfeit money if it did not receive 25% वोट। अगर 25% वोट नहीं भी आया, मोर देन 25% वोट नहीं आया, तो BOD डिसाइड करेगा पैसा देना ही नहीं देना, ठीक है, ठीक है। डायरेक्टर अभी देखते हैं 161 देखते हैं, ठीक है। एक पर्सन रिटायर बाय रोटेशन, अगर पर्सन रिटायर बाय रोटेशन है, इफ रीअपॉइंटमेंट नो नीड टू फॉलो 160, ठीक है, उसको 160 फॉलो नहीं करना, जो हमने देखा था रिटायरमेंट बाय रोटेशन में देखा था, वहां पे 160 फॉलो नहीं करना, डिपॉजिट पैसा नहीं लेना, कहीं ना कहीं उनका भी रीअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फिर से डायरेक्टर बनना जा रहे हैं, तो उनको उनसे कोई पैसा वैसा नया नहीं मिलना, कि ऑलरेडी वो जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बने होंगे पैसा दे दिए होंगे, ठीक है। इफ न्यू पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड देन फॉलो 160 मतलब 14 दिन नोटिस, कंपनी को 7 दिन नोटिस, मेंबर्स को इंडिविजुअली नोटिस, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 न्यूज़पेपर में नोटिस, 1 लाख का डिपॉजिट मनी वापस मिल जाएगा, जब तुम्हें मोर देन ग्रेटर देन 25% वोट आ जाएंगे वापस मिल जाएगा। 160 नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये बात याद रखना, उन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट क्या, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, AOC 4 एंटिटीज बोलते हैं, प्रैक्टिकली अपने काम किया होगा, ठीक है। तो कहीं भी आपको अगर दिख जाना कि क्या इस कंपनी में लग सकता है, तो याद रखना उसके बगल में क्वेश्चन रहेगा, उसने डिफॉल्ट किया भैया लगेगा इस पे, ठीक है। अगर डिफॉल्ट नहीं किया तो नहीं लगेगा। अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 161 की सीरीज, एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल, ठीक है। 1 एडिशनल, सबसेक्शन 2 अल्टरनेट, सबसेक्शन 3 नॉमिनी, सबसेक्शन 4 कैजुअल। एडिशनल डायरेक्टर, देखो सर ये यहाँ पे ना सबको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। नॉर्मली हमने क्या देखा था, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, बाय पासिंग OR इन GM, बाय पासिंग OR इन GM। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड, डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड। सर मैंने डायरेक्टर नहीं बोला, मैंने बोर्ड। तो क्वेश्चन एग्जाम पता क्या आता है, बोलेगा मिस्टर मनमोहन, वो कंपनी डायरेक्टर थे, उन्होंने एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया। भैया मनमोहन के पास पावर नहीं है, पावर बोर्ड के पास है, मतलब बोर्ड मतलब कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बोर्ड। तो बोर्ड अपॉइंट करेगा। लेकिन सर याद रखना यहाँ पे 2 चीजें, सुनो इधर देखो, AOA ने पावर दिया बोर्ड को, तभी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है। नॉर्मली डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, OR इन जनरल मीटिंग। नॉर्मली डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर मेंबर्स के पास है, बट यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट होता है। यहां पे बोलता है AOA, अपने आपके AOA में अगर बोर्ड को पावर दिया हुआ है, AOA में क्या दिया हुआ है, बोर्ड को पावर दिया हुआ है, AOA में कन्फर्म ऑन द बोर्ड पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर। अगर AOA ने पावर नहीं दिया ना बोर्ड को, तब बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता डायरेक्टर भैया। तो AOA ने बोर्ड को पावर दिया, तब बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। सर बोर्ड बोल रहा हूं, डायरेक्टर नहीं बोल रहा, बोर्ड, बोर्ड मतलब पूरा डायरेक्टर मिलके। तो AOA गिव्स पावर टू बोर्ड, देन बोर्ड अपॉइंट डायरेक्टर। अदरवाइज और सब सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टर अपॉइंट कहां होता है, जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे बोर्ड अपॉइंट करता है एडिशनल डायरेक्टर नॉमिनी कैजुअल। क्योंकि सोचो ना, अब एडिशनल अल्टरनेट करने के लिए पूरा जनरल मीटिंग बैठाओगे, मेंबर्स आएगा, लंबा प्रोसेस है। यहाँ बोलता है कि डायरेक्टर आपके पास पावर है, बट आपको AOA ने पावर दिया होगा तब, ठीक है। सुनो, एडिशनल डायरेक्टर, AOA मेक कन्फर्म ऑन द बोर्ड द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। AOA ने, वो तो गोल बना दिया तुम लोगों ने, AOA, ठीक है, AOA ने बोर्ड को पावर दिया, बोर्ड अपॉइंट करेगा एडिशनल डायरेक्टर। नॉर्मली कैसे डायरेक्टर अपॉइंट होता है, OR इन जनरल मीटिंग, मतलब मेंबर्स अपॉइंट करता है। अदरवाइज ये सब केस में कैसे होगा, AOA ने बोर्ड को पावर दिया, बोर्ड अपॉइंट करेगा एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस, कब तक शैल होल्ड ऑफ ऑफिस, कब तक वो मतलब पोजीशन होल्ड करेगा ऑफिस का, up to the next AGM, sir, AGM, annual general meeting, or the last date on which AGM should have been held, whichever is earlier, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट AGM डेट है, ठीक है, नेक्स्ट AGM डेट है, और लास्ट डेट जिस दिन AGM होना था, मान लो AGM अर्जेंट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन AGM होना था ना, मान लो AGM हुआ 1 अक्टूबर, बट वो AGM नहीं हो पाया, अर्जेंट हो गया, 1 अक्टूबर से लेके हो गया 11 अक्टूबर या मान लो 7 अक्टूबर, तो तुम्हारा पहला AGM डेट कब होना था, 1 अक्टूबर, ठीक है। तो विच वर्ज अर्ली, जो पहली बार AGM की डेट थी ना, उसी समय उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं AGM की डेट तक ही वो अपना पोजीशन होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द नेक्स्ट AGM डेट और द लास्ट डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो मान लो AGM की नेक्स्ट AGM कब हुई, मान लो 1 अक्टूबर को AGM होनी थी बट नहीं हो पाई, अर्जेंट हो गया, 7 अक्टूबर हो गई, तो AGM कब हुई, 7 अक्टूबर, बट लास्ट डेट ऑन विच AGM इज हेल्ड, AGM कब तक होना था, 1 अक्टूबर तक। तो कहीं ना कहीं अर्लियर मतलब क्या हुआ, 1 अक्टूबर। तो एडिशनल डायरेक्टर AGM की डेट तक अपॉइंट ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लगता है यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सुनो एक सेकंड, देखो ये क्वेश्चन मेरे को लगता है चांसेस है यहाँ पर बनेगा। क्या है सर ये क्वेश्चन में, A person who fails to appoint as a director in general meeting cannot be appointed as director। सुनो, मेंबर्स की जनरल मीटिंग हुई 2014 में, ये आए R शुक्ला जी, ठीक है। इनके पास 4 मर्डर, 3 बच्चे चोरी का केस था,
ठीक है, ये कंपनी में आया डायरेक्टर बनने के लिए। मेंबर ने बोला कि नहीं, हम ओवर पास नहीं करेंगे, आपको हम क्या करेंगे, ओवर पास करेंगे, अपॉइंट करेंगे, आपको हम नहीं अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर, ठीक है, आपको हम डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करेंगे। 2014 में ये आर शुक्ला जी बने तेज। इनको पता था कि ठीक है, डायरेक्टर ये अपॉइंट नहीं करेगा, मैं एडिशनल डायरेक्टर बन के घुसूंगा, क्योंकि मेंबर्स को पता था, मेंबर्स बहुत सारे थे, तो मेंबर्स कहीं ना कहीं से जानकारी मिल गया। ये क्या हुआ, एक फिर अलग तरीके से आया आर शुक्ला जी, फिर बोला कि मैं एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। एडिशनल डायरेक्टर कौन बनाता है, बोर्ड। जब एओए पावर देता है बोर्ड को, तब बोर्ड। तो शुक्ला जी जान रहे थे कि बोर्ड में 4 ही 5 लोग बैठते हैं, कहाँ से मेरे बारे में जान पाएंगे कि मैंने 4 मर्डर किया। मेंबर्स में तो चलो 1000 मेंबर्स बैठ सकते हैं, बोर्ड में तो 4 ही लोग हैं, कौन सा पता चल जाएगा इनको, अब 4 साल बाद मैं आ रहा हूँ। तो नहीं, अगर तुम्हें शुक्ला जी, अगर आपको है ना, अगर आपको मेंबर्स ने रिजेक्ट किया था ना डायरेक्टर बनने के लिए, तो आप कभी भी आगे जाके एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते जो बोर्ड अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, इस मीटिंग में उसने क्या किया, फेल हो गया अपॉइंटेड डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। फिर यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। सेम 160 मर्सी फॉलोअर, इसको भी डिन चाहिए, ठीक है। रेगुलर डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज जनरल मीटिंग बट एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंटेड बिटवीन 2 जनरल मीटिंग है, अर्जेंसी बनता है, ठीक है। रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट होता है जनरल मीटिंग में, बट एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बिटवीन 2 जनरल मीटिंग, ठीक है। सुनते जाओ, ये सब बेकार पॉइंट है, ठीक है। इफ एओए डज नॉट गिव द पावर, हाँ, अब एओए ने बोर्ड को पावर नहीं दिया तो भैया बोर्ड अपॉइंट नहीं कर सकता। तो एग्जाम में आएगा एओए गिव्स पावर टू बोर्ड या एओए में कन्फर्म्स पावर टू बोर्ड, तभी बोर्ड के पास पावर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। इफ क्वेश्चन आया एग्जाम में, इफ एओए डज नॉट गिव्स पावर टू बोर्ड देन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। सर अल्टरनेट डायरेक्टर, इससे तो बहुत क्वेश्चन बना है। सर अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, सुनो। अल्टरनेट डायरेक्टर इज जस्ट लाइक आप इंडिया से बाहर गए, आप गए हांगकांग, डेनमार्क, जर्मनी, पेरिस, कितने दिन के लिए, 3 महीने या उससे ज्यादा। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूं, 3 महीने या उससे ज्यादा। ओनली व्हेन अ डायरेक्टर इज एब्सेंट फॉर 3 months और मोर फ्रॉम इंडिया से बाहर गया। अब भैया इंडिया में आप कश्मीर चले गए तो ऐसा नहीं, जम्मू कश्मीर चले गए ऐसा नहीं, श्रीनगर चले गए ऐसा नहीं, आप केरल चले गए ऐसा नहीं, मैं आप दिल्ली में रहते हो केरल चले गए नहीं, इंडिया से बाहर मतलब हाँ, आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, नेपाल चले जाओ, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तभी आपके जगह पे क्या होगा, एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा। तो यहां भी वही चीज है, बोर्ड कैन अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर। दोस्तों यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ बोर्ड, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, डायरेक्टर अपॉइंट करने लग जाएगा, आप हाँ लिख के आओ, नहीं डायरेक्टर नहीं, पूरा बोर्ड अपॉइंट करता है। तो बोर्ड कैन अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर इफ ऑथराइज बाय एओए, मतलब एओए ने पावर दिया है बोर्ड को, इफ ऑथराइज बाय रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग, या मान लो कोई रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में बोर्ड को पावर मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड को पावर दिया गया है बाय एओए या बाय कोई रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में। किस डायरेक्टर के लिए, वो डायरेक्टर जो 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा इंडिया से बाहर है, ठीक है। अब आता है हु कैन नॉट बी अल्टरनेट डायरेक्टर, कौन अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, जो पर्सन हु इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। सुनो, ए बी सी, परफेक्ट। अब ये सी चले गए हांगकांग, तो सी चाहते हैं कोई अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना, तो सी ने एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया, ठीक है, सी ने एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया आर। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं सर, क्या बोल रहा हूं मैं, सी एक डायरेक्टर है, पावर अपॉइंट करने किसके पास है, बोर्ड के पास है, मतलब कौन करेगा, पूरा बोर्ड मिलकर अपॉइंट करेगा अल्टरनेट डायरेक्टर, सी के पास कोई पावर नहीं है, सी तो एक इंडिविजुअल डायरेक्टर है। मैं बार बार बोल रहा हूं बोर्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है और बच्चे गलत करते हैं। सी जा रहा है तो सी अपने बदले थोड़ी ना करेगा, बोर्ड करेगा अपॉइंट डायरेक्टर, फिर पता सी तो कोई दाऊद इब्राहिम को लगा देगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देगा, अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं। सी गया बाहर, सी ने एक पर्सन को आर को बोला कि अल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा, फिर बोर्ड मिलकर डिसाइड करेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा नहीं बनेगा। अब बोला अब देखो, अब यहां पे क्या बोला, सी ने बोला कि ए तू बन जाना अल्टरनेट डायरेक्टर में, बदला नहीं, ए ऑलरेडी उस कंपनी में डायरेक्टर है, तो ए अपना डायरेक्टर पद छोड़ के तुम्हारा अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो यही बात है। अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी देन हु कैन नॉट बी अल्टरनेट डायरेक्टर। अब क्या है, इफ ही इज एन अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर सम अदर डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अब सुनो, सी ने बोला, सी जा रहा था ना, सी ने बोला आर तू बन जा अल्टरनेट डायरेक्टर, आर बोलेगा भैया ए भी तो चले गए थे नेपाल, हम ए के बदले ऑलरेडी अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो बोला कोई बात नहीं मेरे बदला ही बन जाता हूं। नहीं, आर एक ही कंपनी में 2 डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है, सिंपल बात है, आर एक ही अल्टरनेट डायरेक्टर बनेगा एक ही बंदे के लिए, तो सी को आर के बदला पी को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो पी जो भी हो। एक सेकेंड, ठीक है,
टेन्योर ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर, कितने साल के लिए कितने दिन के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, टिल द पीरियड परमिशन टू ऑर्डिनरी डायरेक्टर, जब तक ऑर्डिनरी डायरेक्टर नहीं आ जाए तब तक अपॉइंट होगा, ठीक है। इफ ऑर्डिनरी डायरेक्टर डाइज इन ऑफिस ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी वैकेंट, जिस दिन ऑर्डिनरी डायरेक्टर मर गया भैया ऑफिस हो जाएगा वैकेंट। तो सिंपल बात है, अल्टरनेट डायरेक्टर कैसे काम करेगा, जैसे ऑर्डिनरी डायरेक्टर, दोनों पैरेलल काम करेगा। जिस दिन नॉर्मल डायरेक्टर गया, इस दिन अल्टरनेट डायरेक्टर भी गया, ठीक है। और सेम उसी पीरियड काम करेगा जब तक अल्टरनेट डायरेक्टर, सेम अल्टरनेट डायरेक्टर और नॉर्मल डायरेक्टर पैरेलल काम करता है। एनी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर शैल अप्लाई टू ऑर्डिनरी डायरेक्टर, कोई भी रीअपॉइंटमेंट या ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट कैसे किसको वैलिड होगा, जो भैया डेनमार्क गए थे उसको लिए। तुम अल्टरनेट डायरेक्टर बस एक क्या हो, रेप्लिका हो उस ओरिजिनल डायरेक्टर के लिए, बस उसके बदले में बैठ के काम करने आए हो। या मान लो सेकंड क्या है, ही शैल वैकेट, या मान लो उसका पोजीशन कब वैकेट हो जाएगा, जब ओरिजिनल डायरेक्टर डेनमार्क से इंडिया पहुंच चुका है, ठीक है। तो तीन जगह, या तो वो मर गया उसी दिन वैकेट हो जाएगा, या मान लो इंडिया आ गया उसी दिन वैकेट हो जाएगा, या मान लो जो भी रीअपॉइंटमेंट होगा वो ओरिजिनल डायरेक्टर पे होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर को क्या चाहिए, डिन चाहिए एंड मस्ट गिव कंसेंट चाहिए DIA2, ठीक है। एंड कंपनी है फाइल DIA12 टू ROC, कंपनी को कोई भी डायरेक्टर का फॉर्म फाइल करना वो DIA12 जाएगा, कोई भी डायरेक्टरशिप में चेंज होगा वो DIA12 जाएगा। हाँ, इफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसे मैंने बोला मिस्टर सी किया गया थे हांगकांग, अगर मिस्टर सी जो थे ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, तो याद रखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदला जो डायरेक्टर आएगा ना अल्टरनेट डायरेक्टर, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 149 वाला फुलफिल करना चाहिए सारे केसेस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदला जो भी अल्टरनेट डायरेक्टर आएगा ना मस्ट बी एलिजिबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसको 149(6) 149(7) फॉलो करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंसी को लेके है। सर नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, देखो तीन जगह एओए गिव्स पावर टू बोर्ड, यहां भी वही है, इफ एओए एम्पावर्स द बोर्ड कैन अपॉइंट अ पर्सन नॉमिनी डायरेक्टर बाय इंस्टीट्यूशन एज पर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ एंड एग्रीमेंट, मतलब इंस्टीट्यूशन कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लॉ और एग्रीमेंट के तहत बना हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो लॉ बैंकिंग एक्ट के तहत बना हुआ है, मान लो कोई भी एग्रीमेंट के तहत बना हुआ है, मान लो इंश्योरेंस कंपनी IRDAI एक्ट के तहत बना हुआ है, लॉ के तहत कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, देखो क्वेश्चन एग्जाम में आता है दो टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कोई लॉ के तहत बने ही नहीं है और जो एक लॉ के तहत बने हैं। तो कोई भी लॉ के तहत जो इंस्टीट्यूशन बनता है ना, वो अगर कोई बंदा, जैसे मान लो कोई बैंक समझ लो SBI, कंपनी ने SBI से 100 करोड़ का लोन लिया, तो SBI कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉ इंस्टीट्यूशन के तहत बना हुआ है, एग्जांपल, ठीक है। तो 100 करोड़ लोन तो ले लिया इस बैंक ने, इस ABC कंपनी ने, तो SBI ने क्या बोला कि भैया 100 करोड़ लोन लिया, इतना बड़ा लिया, क्या होता भाग जाओ, तो SBI ने बोला कि मेरा एक बंदा डायरेक्टर अपॉइंट होगा तुम्हारे बोर्ड में, तो इसको SBI ने नॉमिनेट किया है, या मान लो नॉमिनेट बाय इंस्टीट्यूशन है, SBI ने क्या किया, नॉमिनेट किया है, बट इसको डायरेक्टर बनाने का पावर अभी भी बोर्ड के पास है। SBI या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो लॉ के तहत बनी वो बस नॉमिनेट करेगा, बनाने का पावर अभी बोर्ड के पास है, कि बोर्ड बोलेगा नहीं सर ये नहीं चलेगा, ये बंदा बहुत खतरनाक है, तुम किसी और का नाम दो, तो पावर बोर्ड के पास है, बस वो नॉमिनेट कौन करेगा, इंस्टीट्यूशन। क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम अच्छा खासा लोन ले रहे हो या कुछ भी और चेक करोगे भाग जाओगे, कौन देखेगा कंट्रोलिंग, तो ऐसे कंट्रोलिंग बनाने के लिए, मॉनिटरिंग बनाने के लिए SBI एक बंदा भेजेगा, ठीक है। शेयरहोल्डर्स कांट इंटरफेयर, शेयरहोल्डर्स इसके अंदर नहीं आते हैं। चलो 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, ठीक है। सर ये क्या है, नॉर्मली एक नाव पे एक ही डायरेक्टर बैठेगा और उसी को हम आगे पास करेंगे बाय पासिंग ओवर इन जनरल मीटिंग। मान लो कि एक डायरेक्टर आया, इसको अपॉइंट करना है, तो कैसे होगा, ओवर इन जनरल मीटिंग। सर एक और डायरेक्टर आया, उसको अपॉइंट करना, ओवर इन जनरल मीटिंग। सर दो डायरेक्टर आया, कैसे करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, ओवर इन जनरल मीटिंग, ओवर इन जनरल मीटिंग। क्या सर 5 डायरेक्टर आया, सबको 5 को एक साथ अपॉइंट कर सकते कोई एक रेजोल्यूशन पास करके, नहीं। अगर डायरेक्टर आया है ना तो हर डायरेक्टर इंडिविजुअली डायरेक्टर ओवर इन जनरल मीटिंग पास करके डायरेक्टर अपॉइंट होगा। बट सुनो 162 क्या बोलता है, इसमें क्वेश्चन कभी बन जाता है, 2 और मोर डायरेक्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन, मतलब तुम एक रेजोल्यूशन ओवर पास करके पांचों डायरेक्टर को, मतलब 2 और मोर डायरेक्टर 5 डायरेक्टर को एक साथ अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। सेपरेट रेजोल्यूशन नीडेड फॉर एवरी अपॉइंटमेंट, सुनो सेपरेट रेजोल्यूशन चाहिए एवरी अपॉइंटमेंट। अगर रेजोल्यूशन तुमने दे दिया है, मतलब एक रेजोल्यूशन तुमने पास कर दिया तो ये वॉइड हो जाएगा। बट याद रखना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 2 और मोर डायरेक्टर cannot be elected by single resolution. सुनो, if a proposal to move a such resolution has been agreed to a general meeting without any vote being cast against it, नहीं समझे सर, सुनो मैंने क्या बोला, हर डायरेक्टर आया ना वो सिंगल ओवर पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट होगा। बट याद रखना जनरल मीटिंग से पहले, ठीक है, जनरल मीटिंग से पहले तुमने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया। मैं जनरल मीटिंग से पहले बोला एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन में ये लिखा कि 5 डायरेक्टर को क्या हम एक साथ अपॉइंट कर सकते हैं। मैंने जनरल मीटिंग में नहीं बोल रहा हूँ, अगर जनरल मीटिंग में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल मीटिंग से पहले बोल रहा हूँ कि मैंने एक रेजोल्यूशन पास किया वो डायरेक्टर अपॉइंट करने से पहले,
उसने ये रखा क्या हम 5 डायरेक्टर जो ए बी सी डी है उनको क्या एक रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सब डायरेक्ट विदाउट सुनो, उसके लिए क्या हुआ, सारे मेंबर्स ने क्या किया, वोट किया। अगर सारे मेंबर्स ने वोट किया, 99 वो मेंबर ने बोला हाँ ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ज्यादा झंझट होगा, सबको ओवर पास कर अलग, लेकिन एक मेंबर ने बोला नहीं ऐसा नहीं करने दूंगा, तो भैया सारे मेंबर्स एक रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट नहीं होंगे, फिर सबके लिए सेपरेट ओवर पास करना पड़ेगा। तो कंपनी में एक मेंबर का भी सोचो बहुत बड़ा बोलबाला हो जाता है यहाँ पे। तो तुम्हारा जो भी, अगर तुम्हें जितना भी डायरेक्टर ना उसको एक साल अपॉइंट करना है ना, तो जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट से पहले एक रेजोल्यूशन पास करो जहां पे विदाउट एनी वोट बीइंग कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब अगर एक आदमी ने भी इसके रिगार्डिंग वोट अगेंस्ट में पास कर दिया तो ये सारे लोग एक रेजोल्यूशन में पास अपॉइंट नहीं होंगे। अगर 99 लोगों ने हाँ बोला, एक ने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, 99 कोई वोट कास्ट अगेंस्ट नहीं हुआ ना, नहीं बोला ना, तो कुछ नहीं बोला कोई बात नहीं, 99 लोग हाँ बोला, सबने हाँ बोला, जिसने बोला वो सबने हाँ बोला, मतलब बोला तो हाँ बोला, अदरवाइज नहीं बोला, तो हाँ बोला ना इसने, तो ठीक है ना, सारे डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट हो सकते हैं, बट याद रखना ठीक है ये चीज। 162 is not applicable to government company in which entire principal is held by CG, SG, board subsidiary and over private company not defaulting 137 and 192, ठीक है। तो एग्जांपल सुनो, 2500 मेंबर आर प्रेजेंट एट जनरल मीटिंग, अ प्रपोजल वाज मूव्ड टू अपॉइंट वानी एंड इशू बाय सिंगल रेजोल्यूशन, ठीक है। 2150 मेंबर्स ने किया एग्रीड, दो डायरेक्टर है उसमें से 2500 मेंबर्स थे, दो डायरेक्टर को साथ में अपॉइंट करने का सोचा गया सिंगल रेजोल्यूशन पास करके, 2150 मेंबर ने किया एग्रीड, रेस्ट डज नॉट वोट, रेस्ट ने कुछ बोला ही नहीं, अगेंस्ट नहीं गए, मतलब बोला ही नहीं, चुप्पी था उनका, बट जिसने बोला उसने हाँ बोला, किसने अगेंस्ट नहीं बोला। तो देखो जितने प्रेजेंट है और जितने हाँ बोला उतना हाँ बोला, नहीं बोला तो भैया नहीं बोला, मतलब उनको दोनों है, क्लास में होता है ना यस नो या चुप रहने वाले, ये चुप रहने वाले कुछ नहीं बोला, तो बट जितना ने बोला उसने हाँ बोला, इसमें से कोई ना नहीं बोला, तो यस अपॉइंटमेंट वैलिड है, फिर सिंगल रेजोल्यूशन पास करके अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। चलो 163 देखेंगे, लास्ट में देखेंगे 2 मिनट में। So 164 that is disqualification for appointment of director, ये इंपॉर्टेंट है सर। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब सर आपको घर के अंदर ही नहीं घुसने देंगे, आपको कंपनी के अंदर ही नहीं घुसने देंगे। अगर आप कंपनी के गेट पे पहुंचे और गेट पे पहुंचे आपने ये सब कांड किया ना, तो आपको डायरेक्टर ही नहीं बनने देंगे। सर क्या कांड है, 164 सबसेक्शन 1 बोला कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, और सर अनसाउंड माइंड हो मतलब आपके दोस्त ने बोला ये पागल है, तो दोस्त ने बोल दिया पागल है तो वो पागल हो जाओगे, नहीं, फैमिली बोल दिया नहीं ये पागल है, भैया हो सकते काम में पागल हो तो नहीं, वो वाला पागल नहीं, अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया है तो तब पागल हो, तब माना जाएगा कि ठीक है अनसाउंड माइंड हो। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, इंसॉल्वेंट कंगाल हो गए हो, अप्लाइड टू बी एडवर्टाइज एज इंसॉल्वेंट, मतलब तुमने ना एक तो तुम खुद कंगाल हो गए हो, एक तुमने खुद कंगाल होने के ये तुमने अप्लाई कंगाल होने के बाद तुमने अप्लाई कर दिया कि भैया मैं कंगाल होने जा रहा है, मैं कंगाल हो चुका हूं, दोनों केस में इंसॉल्वेंट है, दोनों केस में तुम क्या हो गए, नहीं बन सकते। कन्विक्टेड बाय कोर्ट मतलब तुमने क्या हुआ, तुमने कोर्ट के द्वारा तुम्हें क्या हुआ, तुमने कोई ऑफेंस किया इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, जहां पे है ना कहीं पब्लिक को या मानो सोसाइटी को हम क्षति पहुंचाते हैं, गलत पहुंचाते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड, तुमने कोई भी ऑफेंस किया और कोर्ट ने क्या क्या सजा सुनाया। इम्प्रिजमेंट क्या था, सुनो इम्प्रिजमेंट यहाँ पे 2 तरीके से, एक सेकंड यार फोन आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। देखो इम्प्रिजमेंट 2 तरीके से है, अगर तुम्हें 6 मंथ्स और मोर बट लेस देन 7 ईयर्स की सजा है तो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो। मतलब सर अगर तुम्हारी सजा 6 महीने भी है ना, तो जहां तुम्हारा 6 महीने खत्म हुआ ना वहां पे तुम तो डायरेक्टर नहीं बन पाओगे, उसके बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड है, ठीक है। 5 साल तुम्हें जज करके देखेंगे भैया तुम सुधरे या ना सुधरे। अगर मान लो तुम्हारी सजा 6 साल की है तो पहले वो 6 साल का सजा ठीक करो, फिर वहां से 5 साल, तो कहीं ना कहीं 6 5 11 हो जाएगा। तो पहले जो सजा है ना उसको खत्म करो, उसके बाद 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन है, कूलिंग पीरियड है। सर हमारा सजा ही सर 7 साल से ऊपर का हुआ है, तो जिंदगी भर के तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। मान लो फिर और क्या, ऑर्डर पास बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, 242 में ऑर्डर पास होता है, ट्राइब्यूनल ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का ऑर्डर पास करेगा ट्राइब्यूनल की ये कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता, मैं इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तुम डिस्क्वालीफाई हो गए। F क्या, नॉट पेड एनी कॉल इन एरियर और शेयर्स फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट, तुमने एप्लीकेशन मनी दिया, अलॉटमेंट मनी दिया 3-3 रुपया, कॉल मनी फर्स्ट मनी तुम्हारा 1 जून को ड्यू था, 1 जून को तुमने ड्यू दिन नहीं दिया, तो क्या तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, नहीं, वहां से 6 मंथ्स तुम्हें चेक करेंगे। अगर 6 मंथ तुमने जिस दिन से ड्यू था ना फ्रॉम ड्यू डेट, वहां से 6 मंथ तुमने कंटिन्यूस नहीं पे किया ना कॉल मनी, तब तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इंटरेस्ट इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 188 ड्यूरिंग लास्ट प्रीसीडिंग 5 ईयर, 5 साल पहले तुम कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कंपनी रिगार्डिंग इंटर किए होगे ना, तब तुम डिस्क्वालीफाई होगे लास्ट 5 साल में, याद रखना। नॉट कंप्लाई विद 152 सबसेक्शन 3 मतलब तुम्हारे पास दिन नहीं था,
नॉट कंप्लाई विद प्रोविजन सेक्शन 165 देखेंगे, 20 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकते, 20 कंपनी में ज्यादा डायरेक्टर, ये देखेंगे 165 देखेंगे, अच्छे देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे भी। तो पहले ये समझो, पागल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट ने पनिशमेंट दिया 6 महीने या उससे ज्यादा और 7 साल तक में है तो 5 साल का कूलिंग पीरियड, जितने सारे पनिशमेंट वो तो निपटाओ, फिर 5 साल कूलिंग पीरियड, 7 साल ज्यादा सजा तो कभी नहीं। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास किया सेक्शन 242, कभी नहीं। तुमने कॉल मनी नहीं पे किया ड्यू डेट से 6 मंथ्स तक, ड्यू डेट के दिन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, वहां से 2 महीने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, 6 मंथ तक नहीं किया फिर तुम डिस्क्वालीफाई। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में इंटर कर गए थे लास्ट 5 साल में, डिस्क्वालीफाई। दिन नहीं है, डिस्क्वालीफाई। 165 का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लिमिट पे डिस्क्वालीफाई। अब सर आता है 164 सबसेक्शन 2, ये कंपनी लिमिट पे, कंपनी कुछ कांड करेगी उसके लिए तुम डिस्क्वालीफाई। सुनो, he has been a director of a company which has committed defaults क्या बोला? he has been a director of a company which committed default। तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर थे और कंपनी ने क्या किया? डिफॉल्ट क्या किया? इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट, मतलब बोलो एमजेटी 7 और एओसी 4 फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर। सर कंटिन्यूअस मतलब अगर 17-18 में नहीं किया, 18-19 नहीं किया, बट 19-20 कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस 3 साल नहीं हुआ सर, कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूं। मेरे पास अभी केस आया था, नाम नहीं बोलूंगा, केस आया था। उस कंपनी ने ना 3 साल तक फाइनेंशियल ईयर में फाइल नहीं किया और उसने बोला कि सर आप कोशिश करो कहीं से हो सके। तो भैया 3 साल तक फाइनेंशियल ईयर फाइल नहीं किया, सबसे पहले तो 164 सबसेक्शन 2 लगेगा, तुम्हारे सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और तुम्हारे सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे वो तो चलो अभी देखेंगे, एक्सेप्शन भी है, वो जिस कंपनी में होंगे ना वो कंपनी में सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सोचो एक कंपनी में कांड कर रहे हो, सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मैंने उसको ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, मैं उसको समझाया प्यार से, मैं बोला कि मैं नहीं करूंगा, सिंपल इतना बोल दो कि हम नहीं करेंगे, ज्यादा ज्ञान मत दो। वो बोला कि सर ले लो कुछ ऊपर नीचे, मैं बोला नहीं। ठीक है, तो इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सेकंड देखो, पहला क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, एनुअल रिपोर्ट फाइल नहीं किया 3 फाइनेंशियल ईयर तक। ठीक है, सेकंड क्या है आपने क्या किया? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, डिवेंचर्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, तो उसको हम 3D बोलता हूं मैं प्यार से, डिपॉजिट्स, डिविडेंड, डिवेंचर्स, 3D। एंड फेलियर कंटिन्यूस फॉर मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर, मतलब जिस दिन तुम्हें डिपॉजिट देना था वहां पे डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाओगे अगर वहां नहीं किया तो। वहां से 1 साल तक तुमने कंटिन्यूस नहीं दिया ना कुछ भी पैसा, इंटरेस्ट नहीं दिया, डिविडेंड नहीं दिया, डिक्लेयर होने के बाद, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद, डिविडेंड देना इज नॉट अ कंस्यूमर राइट ऑफ द कंपनी, डिक्लेयर हो गया उसके बाद देना इज, फिर तो भाई देना पड़ेगा। तो 1 साल तक नहीं दिया तो भैया तुम्हारा क्या हो जाएगा? कंपनी के डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सुनो 164 subsection 2 में such a disqualified person cannot be reappointed in defaulting company and cannot be appointed in any other company for 5 साल। 5 साल के लिए वो किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो पाएगा। भाई सोचो कितना बड़ा कांड किया था उस कंपनी जो मेरे पास आई थी। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन डिफॉल्टिंग कंपनी, वो तो पहले रीअपॉइंट के लिए नहीं हो पाएंगे डिफॉल्टिंग कंपनी जिस कंपनी ने डिफॉल्ट किया, एंड कैन नॉट बी अपॉइंटेड इन एनी अदर कंपनी, कोई और कंपनी में वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं वो नहीं बन पाएंगे। तो मैंने उसको ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, वो मेरे को बोलेगा, फिर उसको पता नहीं था कि मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसने मेरे को नॉर्मली पूछा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑन विच कंपनी हैज कमिटेड डिफॉल्ट। ठीक है, इफ अ पर्सन is appointed director in defaulting company under section 172 then he shall not be disqualified for 6 months from his appointment। बताऊंगा ये, ठीक है, morally because he joined defaulter company want to attract disqualified but he must make the default goods in 6 months। अब जो अब देखो कोई नया पर्सन कंपनी, जो मान लो नया पर्सन उसी कंपनी डिफॉल्टिंग कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो वो 6 महीने तक डिफॉल्टिंग कंपनी में डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। देखो सिंपल बात है, सारे डायरेक्टर तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बट वो नया डायरेक्टर कोई उस नए कंपनी में आना चाहता है डिफॉल्टिंग कंपनी में, ठीक है, वो आना ही चाहेगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्टिंग कंपनी कोई तो सुधारने वाला आना चाहिए, डिफॉल्टिंग कंपनी में कांड किया कोई तो सुधारे। तो नया इफ ए पर्सन क्वालिफाइड इज अपॉइंटेड डायरेक्टर इन डिफॉल्टिंग कंपनी जिसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया 3 साल तक, ठीक है, देन ही शैल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 6 मंथ। तो ये पर्सन जो नया नया आया था ना इसमें, वो 6 मंथ्स के डिस्क्वालीफाई नहीं होगा कैसे भी करके, बिकॉज उसको कम से कम मेकिंग द गुड डिफॉल्ट इन 6 मंथ, कम से कम बोला जाता है वो 6 मंथ में वो अच्छा करके जाएगा कंपनी को, जो कंपनी 3 साल से अच्छा नहीं करी थी वो अच्छा करके जाएगा। सुनो, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मोर डिस्क्वालिफिकेशन ओवर इतना प्राइवेट कंपनी, सुनो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्राइवेट कंपनी चाहे तो कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन कर सकती है, मतलब वो बोल सकती है कि हाँ डायरेक्टर तुम 10 कंपनी ज्यादा डायरेक्टर नहीं बनोगे, बोलेगा डायरेक्टर तुम्हें सीए होना चाहिए, डायरेक्टर तुम्हें सीएस होना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी, सिर्फ प्राइवेट कंपनी अलग से कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन ऐड कर सकती है, जैसे डायरेक्टर मस्ट हैव बी क्वालिफाइड सीए में, ऐसे करके कुछ और ऐड कर सकती है। सर आता है 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग इन अल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब एक बंदा, यहां लिखता हूं, एक बंदा एक बार में कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। जैसे ऑडिटर का हमने पढ़ा था ना, टैक्स 60 होती है, स्टैट्यूटरी 30 हो गई। अब
तो एक बंदा एक बार में कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है? सोचो सर, कितने कंपनी में कर सकता है? मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम कंपनी एक्सक्लूडिंग डोरमेंट कंपनी एंड सेक्शन 8 कंपनी 20। सब मतलब मान लो 19 कंपनी तुम्हारा हो चुका है, तुमने 4 डोरमेंट ज्वाइन कर लिया, 4 सेक्शन 8 ज्वाइन कर लिया, तो 19 4 23 4 27, क्या तुम डिस्क्वालीफाई होगा क्योंकि 20 किलोमीटर? नहीं सर, ये तो दोनों काउंट ही नहीं होगा। कौन कौन काउंट नहीं होगा? डोरमेंट काउंट नहीं होगा, सेक्शन 8 कंपनी काउंट नहीं होगा, क्योंकि डोरमेंट इनएक्टिव होती है, सेक्शन 8 कंपनी तो अच्छे के लिए कर रहे हो ना भाई, तो ये लोग दोनों काउंट नहीं होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 20 पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, सुनो, आउट ऑफ 20 पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दैट इज होल्डिंग सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम 10 कंपनी। समझाता हूं, सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या बोला? एक आदमी 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, परफेक्ट। इसमें से याद रखना 20 में से 10 ही पब्लिक होनी चाहिए सर, मतलब 11वां पब्लिक नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल मिला के तुम 20 डायरेक्टर बन सकते हो, 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो, बट याद रखना उस 20 में मैक्सिमम 10 पब्लिक होनी चाहिए। ठीक है, आउट ऑफ 20 पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ऐसे होगा मैक्सिमम 10। मतलब सब बताओ, मतलब ये बंदा है, ये 20 कंपनी में डायरेक्टर था, जिसमें से 11 पब्लिक है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 10 ही पब्लिक हो सकता है। और सब मान लो ये कंपनी में 20 डायरेक्टर है, उसमें से 13 प्राइवेट कंपनी में है और 7 पब्लिक है, क्या सही है? हाँ सही है, प्राइवेट को कोई दिक्कत नहीं है, तुम 20 में से 19 प्राइवेट में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक पब्लिक कोई दिक्कत नहीं है, बट पब्लिक 10 ही होनी चाहिए। अब सर एक केस और बताता हूँ आपको, सुनो, इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझा रहा हूँ थोड़ा अच्छे से। देखो रिवीजन जैसा नहीं है, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है, बट ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, स्पीड में समझाऊंगा बस। अब सुनो, ये 20 कंपनी डायरेक्टर है, 9 पब्लिक है और 11 प्राइवेट है। बट याद रखना 11 प्राइवेट में से ना 2 पब्लिक ऐसी है, सॉरी 2 प्राइवेट ऐसी है जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी है। तो याद रखना, तुम अगर किसी प्राइवेट में हो ना, अगर वो प्राइवेट किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, या मान लो वो प्राइवेट किसी पब्लिक की होल्डिंग है, मतलब कहीं ना कहीं से वो पब्लिक से लिंक कर रही है, तो ये प्राइवेट ही पब्लिक हो जाएगी। तो ये 2 प्राइवेट जो थी ना, ये 2 पब्लिक हो जाएगी, तो तुम्हारा 9 + 2 = 11 पब्लिक हो गया। तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक में क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टर हटाना पड़ेगा, क्योंकि 10 ही लिमिट है। ठीक है, तो पब्लिक है, अगर वो किसी और प्राइवेट में भी है, अगर वो प्राइवेट कहीं ना कहीं लिंक्ड है पब्लिक से, या तो वो प्राइवेट किसी पब्लिक की होल्डिंग है, या वो प्राइवेट किसी पब्लिक की सब्सिडरी है, तो वो प्राइवेट भी पब्लिक कहलाएगी। अब जैसे पब्लिक कहलाएगी तो 10 का लिमिट लग जाएगा उसमें। सब 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये तो सबसे वाहियात सेक्शन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में। आएगा तो इसे कुछ लिखना है सर, एक्ट इन अकॉर्डिंग विद एओए, डायरेक्टर को एओए में जैसा लिखा हुआ वैसे काम करना पड़ेगा, ओवर स्टेपिंग नहीं करना पड़ेगा, एक्ट इन गुड फेथ ऑफ कंपनी। मैं पहले बहुत याद करता, मैं बाद में सब, जब मैं नए आर्टिकलशिप में आया था ना, सबसे पहले यही सब चैप्टर उठाता था ना, मैं जो था ये सब याद करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में पता ये क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं आई से। एक्ट इन गुड फेथ, अच्छे फेथ में काम करना पड़ेगा, मेंबर स्टेक होल्डर्स के हित के लिए, मेंबर स्टेक होल्डर्स के लिए काम करना पड़ेगा। डायरेक्टर सेल नॉट असाइन इज ऑफिस, मान लो डायरेक्टर को कोई साइन करना पड़ेगा, वो बोले कि नहीं मेरा कल से बेटा आएगा साइन मारेगा, बेटा कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कुछ कर सकते। तुम अपना ऑफिस किसी को असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हारा ऑफिस है, तुम ही संभालोगे, तुम ही सबको साइन मारोगे, अदरवाइज तुमने कोई ऑफिस किसी को और असाइन किया, वो वाइड हो जाएगा। तो तुम्हारा काम तुम ही को साजे, दूसरा करे जो, ऐसा कोई साइड ही है। ठीक है, हाउ वे डेलीगेटिंग वर्क टू स्टाफ। ठीक है, हाँ तुमने कोई डेलीगेशन किया, सर डेलीगेशन मतलब क्या हुआ? तुमने देखो, देयर इज द डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, 12 में बिजनेस स्टडी पढ़े। डेलीगेट मतलब क्या हुआ? अभी हो सके तुम राइट नाउ बहुत बिजी हो, तुमने अपना काम डेलीगेट किया, तुम्हारे चेयर पे आके नहीं बैठा है, तुमने इसी की चेयर पे ये काम को पहुंचाया है, तो भैया ये चलेगा, ये असाइनमेंट हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी विद केयर एंड स्किल एंड डिलीजेंस, तुम्हारे पास कोई आया बोला कॉन्ट्रैक्ट है 50 लाख का, तुमने बोला हाँ मार दिया साइन, नहीं, तुम्हें ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा, तुम्हें अब केयर से काम करना पड़ेगा, तुम्हें ना सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। डोंट इन्वॉल्व इन सिचुएशन में डायरेक्ट इंटरेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं हो। सर नॉट अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनडू गेन, अनडू गेन कमाने के लिए मत सोचो भैया, कंपनी हो एज अ टीम वर्क काम करो। ठीक है, इफ यू गिल्टी है पेड अमाउंट ऑफ अनडू गेन टू कंपनी, गिल्टी हो गया भैया तो पे करना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, चलो कुछ सेक्शन और बचे हैं, 4-5 सेक्शन देखते हैं, चलो खत्म किया जाए इसको। सब 167 दैट इज वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन? डिस्क्वालिफिकेशन जस्ट लाइक तुम यहाँ पे आए और तुम्हें गेट पे ही मना कर दिया गया, तुम्हें बोला टाटा बाय बाय, अगर तुम 164 के डिस्क्वालिफिकेशन हिट कर गए तो। वैकेशन क्या है? तुम अंदर आए, तुम काम कर रहे हो, अब काम करने के बीच में 164 लग गया, या मान लो कुछ ऐसा भी हो गया जो वैकेट हो गया, तो वैकेशन ड्यूरिंग द टेन्योर होता है
और डिस्क्वालिफिकेशन में स्टार्टिंग से ही डिस्क्वालिफाइड रहते हो, ठीक है। सब वैकेशन ऑफ ऑफिस डायरेक्टर कब कब वैकेट होता है, इनका डिस्क्वालिफिकेशन में सेक्शन 164, मतलब तुम काम कर रहे थे, कंपनी में अंदर आ चुके थे, लेकिन तुमने 164 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर दिया, स्पीड बोल दिया, 164 के डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर दिया। सर कौन से, अनसाउंड माइंड हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, कोर्ट से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो मैं 164 में सब लिमिट्स पढ़ा था। बट इफ डिस्क्वालिफाइड इज अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, जो कंपनी डिफॉल्ट करती है 3 साल फाइनेंशियल ईयर नहीं फाइल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न नहीं फाइल करती, और कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं पे करती है, डिवेंचर्स डिपॉजिट्स नहीं पे करती कंटिन्यूस 1 ईयर तक, देन ही शैल वैकेट ऑल कंपनीज, देन उसको सारा कंपनीज में अपना पोजीशन वैकेट करना पड़ेगा। सर सोचो यही प्रोविजन मैंने समझाया उसको, नहीं समझाया उसको, समझाता तो और डर जाता वो आदमी क्लाइंट, ठीक है। देन ही शैल वैकेट ऑल कंपनीज, उस डायरेक्टर को हर वो कंपनी छोड़ना पड़ेगा, बट याद रखना एक्सेप्ट कंपनी इन डिफॉल्ट कंपनी, जिस कंपनी में उसने कांड किया है ना, जिस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है ना, उसमें बस डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, अदरवाइज वो हर कंपनी छोड़ना पड़ेगा, वो अगर वो रिलायंस में क्यों ना हो। सर क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा, इसमें डिफॉल्ट किया, इससे क्वेश्चन आता है, डिफॉल्टिंग कंपनी क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा, भैया डिफॉल्ट किया ना तो ठीक तुम ही करोगे। मिर्जापुर का एक डायलॉग है, समझ गए होगे, मुन्ना, ठीक है, आगे लगा लेना आप, ठीक है। चलो, वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ही वाज अपॉइंटेड, रुको, he was appointed as a director only by virtue of his holding and employment over office of his holding subsidiary associate but now ceases to hold। मतलब सिंपल, तुम्हें इसलिए डायरेक्टरशिप मिला था ना सब्सिडरी में, क्योंकि तुम्हें इसलिए डायरेक्टरशिप मिला था सब्सिडरी में, क्योंकि तुम इस एम्प्लॉयमेंट में थे, बोलो बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, तुम एम्प्लॉयमेंट में थे इसलिए तुम्हें उस होल्डिंग सब्सिडरी में डायरेक्टर मिला। तुम जिस दिन एम्प्लॉयमेंट छोड़ोगे डायरेक्टरशिप हटेगा, तो जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट की वजह से उस कंपनी में डायरेक्टरशिप मिला था, जिस दिन एम्प्लॉयमेंट टूटा डायरेक्टरशिप टूटेगा, टूटा, ठीक है। डिस्क्वालीफाइड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, भैया यहीं पे तुमने, ये तो ड्राफ्टिंग एरर थी, अगर तुमने यहीं पे 164 बोल दिया तो 164 में कोर्ट का डिस्क्वालिफिकेशन था ही, तो वापस लिखने क्या जरूरत थी, बट ठीक है, कोर्ट की ड्राफ्टिंग उस समय का ड्राफ्टिंग नहीं ठीक हुआ होगा। तो डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस मोरल टर्पिट्यूड और नॉट, इंप्रिजनमेंट 6 मंथ से ज्यादा, 6 मंथ ज्यादा हुआ तो भैया डिस्क्वालीफाई, सिंपल यही सीख तो है 164 में, 6 महीने ज्यादा इंप्रिजनमेंट तो 5 साल की कूलिंग पीरियड, उससे ज्यादा 7 साल से ज्यादा हो गया तो हमेशा डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। सेक्शन 184 का तुमने वायलेशन किया, 217 सेक्शन का क्या किया तुमने, ऑफेंस किया, ठीक है। 184 का क्या वायलेशन किया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 184 क्या वायलेशन किया, एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड बाय वायलेटिंग फेल्स टू डिस्क्लोज अबाउट। सुनो, तुमने क्या किया, तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में एंटर किया और तुमने वहां पे ये नहीं बताया कि यू आर इंटरेस्टेड डायरेक्टर, तुमने क्या किया, डिस्क्लोज करना छोड़ दिया, तुमने डिस्क्लोज करने से बच गया, तुमने डिस्क्लोज नहीं किया, तुमने छुपाया, तो भैया जहां जहां इंटरेस्टेड तुम्हें बताना पड़ेगा, छुपाया तो कंपनी क्या करती है, एक तो वायलेशन किया तुमने, और कंपनी पे भैया तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो, तुम डिस्क्वालिफिकेशन भी अट्रैक्ट हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट है। अटेंड फ्रॉम ऑल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग 12 मंथ्स विथ और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ बोर्ड, मतलब ये भाई मिस्टर आर इन्होंने बोला मैं आज बोर्ड मीटिंग नहीं आऊंगा, पहला बोर्ड मीटिंग, दूसरा बोर्ड मीटिंग नहीं आऊंगा, परमिशन मिल रहा है कि ठीक है मत आओ, ऐसा करते करते ये 12 महीने तक कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड ही नहीं कर पाए, एब्सेंट हो गए, तो भैया डिस्क्वालीफाई। तो डिस्क्वालीफाई 164 में डिस्क्वालीफाई, तुमने अगर डायरेक्टरशिप मिला था एज एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट टूटा तो भैया डिस्क्वालिफिकेशन होते ही तुम्हारा डायरेक्टरशिप टूटेगा, चाहे होल्डिंग सब्सिडी में हो। 12 महीने से तुम बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करो, तुम इंटरेस्टेड हो कि तुमने वायलेशन किया, तुमने 217 इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर में 217 सेक्शन जो आता है उसका क्या किया, तुमने ऑफेंस किया, तुमने मोरल टर्पिट्यूड ये किया, ये तो सिंपल ये 164 वाले पॉइंट सब है। एक्सेप्शन याद रखना, अगर तुमने कोई भी डिस्क्वालीफाई बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ऑर्डर कोर्ट ने बोला कि तुम्हें ये इंप्रिजमेंट लगने वाला है, तो याद रखना तुम 30 दिन तक डिस्क्वालीफाइड नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि 30 दिन तक टाइम आता है कि अपील फाइल करने का। इसलिए बोला जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया ना 1 अगस्त, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक तुम कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्क्वालीफाई नहीं हो, क्योंकि 30 दिन में अगर अपील फाइल कर दी मतलब तुम हो सके तुम जेन्युइन हो, कोर्ट गलत हो, तो जेन्युइन केस में तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, ठीक है। नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। फिर क्या बोला, ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, फिर नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील। जिसने अपील फाइल किया वहां से फिर जो ऑर्डर आया वहां से डिस्पोजल हो गया अपील का, वहां से 7 दिन तक डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओ। कहीं ना कहीं अपील और करने का प्रोविजन दिया गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन 1 लाख से 5 लाख, ठीक है। व्हाट इफ ऑल डायरेक्टर्स वैकेट, अगर सारा डायरेक्टर वैकेट हो गया, सब डायरेक्टर चले गए, वैकेट हो गया, कुछ ऐसा केस आ गया, देन द प्रोमोटर जो कंपनी को बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रोमोटर, अगर प्रोमोटर नहीं है तो सीजी, पहला प्रोमोटर, पहला प्रेफरेंस, एक प्रोमोटर नहीं है तो सीजी शैल अपॉइंट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर हु शेल्ड ऑफिस अंटिल डायरेक्टर्स अपॉइंटेड। देन ये क्या करेंगे, इतना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे जो क्या हो डायरेक्टरशिप स्टार्ट हो सके, और उतने डायरेक्टर होल्ड करेंगे जो अगला जनरल मीटिंग में डायरेक्टर बुला के एक प्रॉपर डायरेक्टर वार्ड जीएम पास करके अपॉइंट करवा दे, ठीक है।
तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए, तीनों मिलकर क्या किया, अगला जनरल मीटिंग किया, जनरल मीटिंग प्रॉपर डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। तो कोई डायरेक्टर चाहिए कंपनी में, बिना डायरेक्टर कंपनी नहीं चल सकती। 164 अप्लाइज बिफोर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर, 167 अप्लाइज व्हेन इज ऑलरेडी इन डायरेक्टरशिप, ठीक है। 168 रेजिग्नेशन, सर आपको किक नहीं मिल रहा है कंपनी में, जॉब करके किक नहीं मिल रहा, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने बिजनेस स्टार्ट करना, आपको सही में किक नहीं मिल रहा है, सुबह 8 बजे भाग रहे हो, रात को 10 बजे आ रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, बस फिर सुबह भाग रहे हो, तो किक नहीं मिल रहा है, आपका ना ग्रोथ रुक चुका है जॉब करते करते। तो जो डायरेक्टर होता है ना वो रिजाइन कर सकता है, ठीक है। रिजाइन डायरेक्टर कंपनी को भेज सकता है, रिजाइन बाय सेंडिंग ए नोटिस। सर कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो भैया एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम रोक नहीं सकते हो भैया उस पर्सन को, जाने वाले को नहीं रोक सकते। तो ये भैया ये कभी भी अपना कंपनी को नोटिस भेज के रिजाइन मार सकता है, रिजाइन बाय सेंडिंग ए रिटन नोटिस, ठीक है। तो डायरेक्टर को नहीं रोक सकते, तुम कोई भी कंपनी से डायरेक्टर से रिजाइन ले सकते हो, ठीक है। कंपनी शैल विद इन 30 डेज में DIA 12 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी को ROC को कुछ भी इंटीमेट करना है ना, कॉल लगा के मान लो इंटीमेट करना है तो DIA 12 एक फॉर्म होता है जो कंपनी ROC के बीच का वीडियो का फॉर्म है। और प्लेस इट ऑन वेबसाइट इफ एनी, अगर वेबसाइट है तो भैया उस पर प्लेस कर दो कि हमारा ये डायरेक्टर रिजाइन कर रहा है। प्लेस द फैक्ट ऑफ रिजाइनेशन द बोर्ड रिपोर्ट लेट ऑन इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग। भैया क्या मतलब था, क्या रिजाइन था, बस टाइम नहीं था, बस रिसोर्स नहीं मिल रहा है, तुमको घूमने जाना था, तुमको ये छुट्टी नहीं मिला, ऐसे तुम घुसा गए, तो जो भी फैक्ट है ना उसको बोर्ड रिपोर्ट में प्रेजेंट करके नेक्स्ट जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करना है कंपनी को। ये सब कंपनी ड्यूटी है। सबसे पहले क्या करना है, ROC को इंटीमेट करना है, वेबसाइट में डालना है 30 दिन के अंदर, फिर बोर्ड रिपोर्ट में वो फैक्ट प्रेजेंट करना है जो कि उस डायरेक्टर ने डाला था। अब याद रखना, क्या डिजाइनिंग डायरेक्टर को भी कुछ इंटीमेट करना पड़ेगा ROC को? सर मैं चाहे तो, ठीक है। सो यहां तक सेल कंपनी को मैंडेटरी करना पड़ेगा, ये भी याद रखना सर, कंपनी को मैंडेटरी ROC को फाइल करना है DIA 12, और डायरेक्टर चाहे तो फाइल कर सकता है DIA 11 30 डेज में, जो भी उसका रिजिग्नेशन था उससे 30 डेज में डिटेल रीजन के साथ ROC फाइल कर सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या रिजाइनिंग डायरेक्टर ने ROC को फाइल नहीं किया DIA 11, क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, यहाँ में है चाहे तो, बट कंपनी को मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा DIA 12, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सॉरी रिजाइनेशन क्या होगा सर? लेटर ऑफ डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस बाय कंपनी, मान लो कंपनी को नोटिस मिला ही 19 अक्टूबर को, और आपने डेट ऑफ स्पेसिफाइड इन नोटिस, मतलब आपने डायरेक्टर ने रिजिग्नेशन डेट डाला था 17 अक्टूबर। अब भैया नोटिस मिला 17 अक्टूबर, तुमने डेट डाल दिया, डायरेक्टर ने 15 अक्टूबर को नोटिस भेजा, उसमें लिखा था हम 17 अक्टूबर डायरेक्टर नहीं बनेंगे, बट कंपनी को नोटिस ही मिला 19 अक्टूबर को, तो ये तुम्हारा रिजिग्नेशन डेट होगा। सर 19 अक्टूबर को कंपनी को नोटिस मिला, तुमने लिखा था तुम 20 अक्टूबर से डायरेक्टर नहीं बनोगे, तो ये तुम्हारा रिजिग्नेशन डेट होगा। लाइबल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफेंस फॉर, हाँ लाइबल रहोगे तुम, स्टिल लाइबल रहोगे कौन सा ऑफेंसेस को जो तुमने टेन्योर में किए होगे, क्योंकि अगर तुम टेन्योर में करोगे तभी आगे जाके आता है इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चैप्टर में लिखते थे कि ड्यूरिंग द टेन्योर जो भी डायरेक्टर ने कांड किया होता है वो इसके लिए लाइबल होगा, उसको नोटिस रिप्लाई देना पड़ेगा। सर इफ ऑल डायरेक्टर रिजाइन सेम एज सेक्शन 167, मतलब अगर प्रोमोटर है तो प्रोमोटर, नहीं तो CG है तो CG क्या करेंगे, कुछ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, जो अगला जनरल मीटिंग करवाएंगे उसमें डायरेक्टर होल्ड करके डायरेक्टर अपॉइंट करवाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल है, देख लेना यार, इजी है। सर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, एक था रिजिग्नेशन, आप खुद से जा रहे हो, एक होता है रिमूवल। एक सेकंड, ठीक है, एक होता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। सर रिमूवल मतलब क्या, आपको निकाला जा रहा है, क्या जा रहा है, निकाला जा रहा है। सर कहां से? डायरेक्टरशिप पद से। कौन निकाल रहा है? शेयर होल्डर्स और NCLT अंडर सेक्शन 242। तो NCLT बस पावर है, 242 में पढ़ा था, NCLT बस पावर है कि आपको रिमूव डायरेक्टर हटा सकता है, अगर तुम्हें कोई फ्रॉड किया हुआ NCLT हटा सकता है, 169 भी हटा सकता है। सर डायरेक्टर हटता कैसे है, आता कैसे? ओवर इन जनरल मीटिंग, हटता कैसे? ओवर। तो नॉर्मली यही चीज है, बट याद रखना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना जो सेकंड टर्म के लिए आता है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा 5 साल के लिए आता है, तो मान लो इसने 5 साल पूरा कर दिया, फिर ये 5 साल के लिए आया तो रीअपॉइंट होता है, तो SR पास करके होता है, तो हटाएंगे भी कैसे? SR पास करके। तो जो याद रखना, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टर्म के लिए आता है ना, जो रीअपॉइंट होकर सेकंड टर्म के लिए आता है ना, उसको SR पास करके हटाएंगे। नॉर्मली हर डायरेक्टर ओवर पास करके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो फर्स्ट टर्म के लिए आया है तो हटाना है तो उसको ओवर ही हटाएंगे। जो सेकंड टर्म में है, मतलब वो उसने 5 साल कंप्लीट कर दिया, फिर वो नेक्स्ट 5 साल में था, उस बीच में उसको हटाना है तो SR पास करके, क्योंकि लाया तुमने SR पास करके, क्योंकि सेकंड टाइम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को SR पास करके लाते हैं, हटाएंगे भी SR पास करके। यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, दिमाग रखना है अच्छे से। सर हटाने से पहले वो ROBS देना पड़ेगा, राइट ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ठीक है, रीजन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है। फॉलोइंग डायरेक्टर कैन नॉट बी रिमूव बाय शेयर होल्डर्स, मतलब सर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 242। देखो सर दो टाइप होता है, NCLT पास पावर है तुम्हें हटा भी सकता है, और NCLT पास पावर है किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। अगर NCLT ने कोई डायरेक्टर को अपॉइंट किया होगा ना, फिर तुम्हारे पास भैया पावर नहीं है उसको हटाने का,
या मान लो प्रोपोजल रिप्रेजेंटेशन से कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है ना, इसको तुम्हारे पास पावर नहीं हटाने का, ये देखेंगे अभी, ठीक है, लास्ट में 4 मिनट में देख लेंगे। सिंपल यही चीज है, 2/3 ऑफ डायरेक्टर, ये ज्ञान दिया हुआ है, मैं बता दूंगा। सर मेंबर्स कैसे हटा सकते हैं, अभी हमने देखा कि शेयर होल्डर्स हटा सकते हैं, तो मेंबर्स से शेयर होल्डर्स को कैसे हटा सकते हैं। सेंड नोटिस अंडर सेक्शन 115 नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स एंड नॉट लेटर देन 40 डेज बिफोर जनरल मीटिंग, ठीक है, 3 महीने पहले भी मत दो और जनरल मीटिंग से कम 14 दिन लेटर भी मत दो, मतलब 14 दिन कम से कम टाइम होना चाहिए जनरल मीटिंग से, 14 दिन का टाइम होना चाहिए, और नहीं तो एकदम 3 महीने पहले भी मत दे देना, 4 महीना पहले दे रहे हो, जनरल मीटिंग यहाँ पे है और तुम रिजर्वेशन का हल्ला कर रहे हो, तुम हटाने का हल्ला कर रहे हो, रिमूवल का हल्ला कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोटिस मस्ट बी साइन बाय, ये इंपॉर्टेंट है। कितने शेयर होल्डर्स, मेंबर्स होल्डिंग 1% और ग्रेटर 1% वोटिंग पावर, वही मेंबर्स नोटिस भेज सकते हैं, स्पेशल नोटिस भेजते हैं। अगर तुम किसी मेंबर को हटाना पड़े कोई डायरेक्टर को, तो पहले स्पेशल नोटिस जाएगा, तो स्पेशल नोटिस बोलते हैं इसको। स्पेशल नोटिस कौन साइन कर सकता है, अगर कोई मेंबर 1% से वोटिंग पावर होल्ड करता है या 1% ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, या तो कोई बात नहीं वोटिंग पावर उतना नहीं होल्ड कर रहा, अगर मेंबर होल्डिंग एग्रीगेट 5 लाख शेयर्स होल्डिंग कर रहा है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक भी, तो वो स्पेशल नोटिस दे सकता है। देन स्पेशल नोटिस आने वाले कंपनी के पास जाएगा, स्पेशल नोटिस, याद रखना 1% ऑफ वोटिंग पावर, अगर नहीं है 1% तो 5 लाख पेड ऑफ शेयर रिटर्न। फिर कंपनी क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा स्पेशल नोटिस उसको डायरेक्टर को, ठीक है। फिर डायरेक्टर मेक ए रीजन रिप्रेजेंटेटिव, फिर डायरेक्टर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन टू कंपनी एंड रिक्वेस्ट दैट इज मस्ट बी नोटिफाइड टू मेंबर्स दैट कंपनी सर्विस टाइम परमिट्स स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फिर डायरेक्टर बोलेगा भैया देखो हमने ये काम किया, कंपनी को क्यों हटा रहे हो, ठीक है, गलत शब्द नहीं लिखेगा डायरेक्टर उसमें, ठीक है। डायरेक्टर हैव राइट टू हेड ओरली एंड टू रीड आउट द रिप्रेजेंट जनरल मीटिंग, डायरेक्टर को सुना जाएगा, डायरेक्टर बोलने का मौका देगा, डायरेक्टर को सुनने का मौका दिया जाएगा। याद रखना डायरेक्टर क्या करेगा, फैक्ट देगा, भैया देखो हमने इतना काम किया, इतना अच्छा के लिए काम किया, क्यों हटा रहे हो हमें, क्या कर दिया हमने, ठीक है। मेड बाय डायरेक्टर नोटिस गिवन टू मेंबर्स, ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव नॉट टू सेंड एंड नॉट टू बी रीड आउट एट जनरल मीटिंग इफ कंपनी और एग्री पर्सन अप्लाइज टू एनसीएलटी, ठीक है। कंपनी या मान लो एग्री पर्सन जो भी डायरेक्टर था उसने एनसीएलटी के खिलाफ चला गया, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं सेंड होगा, वो रीड आउट नहीं होगा जनरल मीटिंग, नॉर्मल प्रोविजन है यार। ये सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, ये फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, डायरेक्टर रिमूव कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, जिसको डायरेक्टर निकाला गया वो रीअपॉइंट नहीं होगा। वैकेंसी कैन बी फिल इन द सेम मीटिंग इफ स्पेशल नोटिस फॉर रीअपॉइंट वाज गिवन, जो भी वैकेंसी होना, जैसे मान लो ये मिस्टर आर जा रहे हैं ना, तो मिस्टर आर के बदला ये जो डायरेक्टर आने वाला है ना, कोई नया डायरेक्टर, उसको सेम मीटिंग में अपॉइंट करना है, ठीक है। इफ नॉट फिल एट द सेम मीटिंग देन फॉलो 161 सबसेक्शन 4, सर ये क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा। फिर अगर सेम मीटिंग में वो डायरेक्टर, देखो जो डायरेक्टर गया उससे बदला कोई तो आएगा ना, तो आर जा रहा है ना, उससे बदला पी आना है ना, तो सेम मीटिंग में उसको अपॉइंट करो, नहीं अपॉइंट हुआ तो कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा, वो आर के बदले फिर कैजुअल वैकेंसी बोर्ड फिल करेगा, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो इसी मीटिंग में ओआर पास करके जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लो, नहीं तो भैया 161 सबसेक्शन 4 लगेगा, फिर बोर्ड के पास पावर हो जाएगा, बोर्ड कैजुअल वैकेंसी फिल करेगा, फिर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में मेंबर्स उसको रेटिफाइड करेंगे। न्यू डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस टिल द टाइम ओल्ड डायरेक्टर वुड हैव बीन हेल्ड इफ हैड नॉट बीन रिमूव्ड, ठीक है। न्यू डायरेक्टर जो आएगा भैया ओल्ड डायरेक्टर काम करेगा इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। डायरेक्टर रिमूव विल गेट कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, ये मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ये है सेक्शन है इस पे, ठीक है। जो डायरेक्टर को निकाला गया ना, वो कंपनसेशन उसको मिल सकता है, जो भी इसका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ ना, उसका ऑफिस मान लो ऑफिस 1 साल था, 1 साल से पहले तुम्हें उसे निकाल दिया, अब क्यों निकाल दिया, जेन्युइन केस था, उसकी गलती नहीं थी डायरेक्टर की, मेंबर से निकाल दिया, अब निकाल दिया तो उसको कोई ना कंपनसेशन मिल सकता है, उसका जो लॉस ऑफ ऑफिस हो उसके बदले, ठीक है, इसका सेक्शन है। सो 170, ये क्या लास्ट कुछ सेक्शन बाकी है, 170 इजी वे में। सर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स केएमपी एंड शेयर होल्डिंग्स टू बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस, देखो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, मान लो कंपनी में 4 डायरेक्टर है तो चारों का नाम केएमपी है, तो केएमपी मैंने बताया था, अब ये नहीं बताया तो कोई बात नहीं, केएमपी क्या होता है, सीईओ, ठीक है, एमडी स्लैश और एमडी और मैनेजर और सीईओ और इन द एब्सेंस ऑफ डब्ल्यूटीडी, फिर सीएस, फिर इसको मैं बताऊंगा, केएमपी है यार, अच्छा सेक्शन है, 200 सीरीज में सेक्शन है इसका, ठीक है। तो सिंपल तुम्हें क्या करना, हर कंपनी का रजिस्टर मेंटेन करना, तुम अगर ऑडिट करने जाना हो तुम कंपनी से मांग सकते हो, भैया आपका रजिस्टर दिखाई, आपके डायरेक्टर से नाम केएमपी का नाम है, उनके शेयर होल्डिंग भी देख सकते हो, तो पार्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन द, ठीक है, नेम, सरनेम, प्रेजेंट एंड फॉर्मर ऑफ डायरेक्टर केएमपी इन द पेरेंट्स, स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, एड सिंपल केवाईसी कर दो, डायरेक्टर उसके केएमपी का केवाईसी कर दो कब अपॉइंटमेंट हुआ, क्या ऑक्यूपेशन है उसका, डायरेक्टर सीएस क्या है, रीअपॉइंटमेंट कब हुआ, सेशन कब हुआ, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन कब हुआ, अगर सीएस है तो आईसीएसआई नंबर क्या हुआ, सीए तो मेंबरशिप नंबर क्या हुआ, पैन क्या हुआ, केएमपी है तो विदाउट डिन है तो क्या हुआ, सब कुछ डाल दो भैया, नाम, सरनेम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ, ऑक्यूपेशन, स्पाउस, सरनेम डाल दो। शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी, अब याद रखना
यहाँ पे तो उसके बारे में सब कुछ आ गया। सेकंड क्या हुआ, इस डायरेक्टर के एमपी बारे में कितने कितनी शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग इन दैट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट या सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर होल्डिंग कितना है उस कंपनी में, उस कंपनी के होल्डिंग में, उस कंपनी के सब्सिडरी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग में। तो भैया 10% होल्डिंग में है, 10% सब्सिडरी में है, तो जितनी शेयर होल्डिंग है ना वो भी बता दो। इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफिकेशन करने में हमें इजी पता चल जाएगा। कंपनी मस्ट हैव फाइल DIR 12, कंपनी को इंटीमेट करना आरओसी को, तो कौन सा फाइल है, DIR 12 है, ठीक है। 30 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट, 30 दिन के अंदर क्या करना है, अपॉइंटमेंट कुछ भी चेंज होगा कैसे, डायरेक्टर में, तो भैया कंपनी के एक ही फॉर्म है आरओसी के पास, DIR 12, ठीक है। अपॉइंटमेंट से या मान लो कोई भी चेंज है 30 डेज में। सो 171 मेंबर्स राइट टू, 2 मिनट पानी पी लेता हूं यार। चलो खत्म किया जाए इस चैप्टर को। सो 171 देखो, 170 में क्या बोला कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना, किसका, डायरेक्टर और आपके केएफपी का, उसके पहले केवाईसी, नाम, एड्रेस, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, अपॉइंटमेंट डेट, फिर उसका शेयर होल्डिंग। अब 171 बोलता है कि मेंबर्स होते हैं ना कंपनी के मेंबर्स, उनका राइट है कि आप वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं आपके रजिस्टर, रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन एवरी जनरल मीटिंग। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था कि एजीएम में क्या किया, कंपनी ने अपना रजिस्टर ओपन नहीं किया, एक कंपनी ने ये बहाना मारा कि हमारा रजिस्टर हमारे रजिस्टर ऑफिस में है, हम एजीएम में नहीं ओपन कर सकते। नहीं, शैल बी मैंडेटरी क्या करना पड़ेगा, आपके एजीएम में आपको ना अपना रजिस्टर ओपन करना पड़ेगा, रजिस्टर लेके आना पड़ेगा और इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, हर जनरल मीटिंग में। तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ, दिमाग रखना, याद रखना, ठीक है। रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर। सब बिजनेस आवर, कंपनी का बिजनेस आवर 10 से 6 है ना, उसी बीच में इंस्पेक्शन के लिए हो सकता है एट रजिस्टर ऑफिस, एंड मेंबर्स कैन रिक्वेस्ट फॉर कॉपीज। मेंबर नहीं आ रहे हैं, मेंबर कंपनी को बोल सकते हैं कि भैया कॉपी भेज दो हमारे रजिस्टर का, जो आपने 170 में रजिस्टर मेंटेन किया था। कंपनी शैल प्रोवाइड इट विद इन 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी क्या करेगी, देखो मेंबर ने बोला कंपनी को रजिस्टर भेज दो, कंपनी 30 दिन में रजिस्टर भेजेगी। कौन सा रजिस्टर, जो 170 में मेंटेन होता है, डायरेक्टर वाला। इफ रिफ्यूज्ड, मतलब अगर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया तो मेंबर्स कैन अप्लाई टू आरओसी एंड आरओसी कैन ऑर्डर इमीडिएट इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज। देन मेंबर कहाँ, कंपनी ने नहीं भेजा तो मेंबर कहाँ जाएंगे, आरओसी के पास। आरओसी क्या करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, इंस्पेक्शन एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज के लिए ऑर्डर देगा। 172 क्या है, 172 इज जस्ट लाइक, अगर पूरे 149 से लेके 171 में कहीं भी पेनल्टी नहीं दिया हुआ कोई स्पेसिफिक सेक्शन में, तो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड। 50,000 पेनल्टी लगेगा, कंटिन्यू फिर 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम कंपनी है तो 3 लाख, ऑफिशियल डिफॉल्ट है तो 1 लाख। पेनल्टी याद हो तो याद करना, नहीं याद हो मत करना, मैं तो सब सजेस्ट करूंगा पेनल्टी में दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो 50,000 नॉर्मल है, 500 रुपए पर डे है, और मैक्सिमम 3 लाख जाएगा कंपनी को, और ऑफिशियल डिफॉल्ट को 1 लाख जाएगा। मतलब सर वुमेन डायरेक्टर का वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाया तो कंपनी है तो 3 लाख तक पे करेगा मैक्सिमम, ऑफिशियल डिफॉल्ट हो तो 1 लाख तक, ठीक है। तो ऐसा कहीं पे स्पेसिफिक पेनल्टी दिया हुआ तो उसके लिए ये है। सर इंस्पेक्शन, हर एजीएम में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करके इंस्पेक्शन के लिए ओपन करना पड़ेगा। मेंबर चाहे तो बिजनेस आवर में आपसे इंस्पेक्ट करवा सकते हैं, आपका रजिस्टर चेक कर सकता है, मना नहीं कर सकते हैं, और मेंबर चाहे तो कॉपी मंगवा सकते हैं आपकी कंपनी से, ठीक है, 30 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट से। अब सर वंस सब कुछ देख लिया हमने, लगभग हमने सब कुछ सेक्शन अच्छे से देख लिया, डिटेल में देखा है। हाँ 163 देखते हैं, ठीक है। 163 मैं समझाता हूं यहाँ पे, ठीक है। 163 क्या सर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एकदम इजी में समझाता हूं, देखो मान लो ये ए है, बी सी डी ई, ठीक है। ए के पास 60% शेयर होल्डिंग है, बी के पास 10 है, सी के पास 10 है, डी के पास 10 है, ई के पास 10 है। अब डायरेक्टर अपॉइंट करना है, ये भैया मिस्टर राजू जी आए, डायरेक्टर अपॉइंट करना है। डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, बाय पासिंग ओवर इन जीएम। एक बात सोचो, कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है, कौन अपॉइंट कर सकता है सर, अकेला पावर ए के पास है। सर ए चाहे तो अपना 60% होल्डिंग लेके कितने भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, और ये 4 लोग हाथ में हाथ डाल के ऐसे बैठ जाएंगे, क्योंकि 40% ही है इनके पास। तो कहीं ना कहीं सारा कंट्रोल किसके पास है, डायरेक्टर अपॉइंट करने का, ए के पास। इसलिए आया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सर इसमें होता क्या है, सुनो, इसमें ये बोला कि ये तो पहले हर 3 ये होगा 3 साल। सुनो ये देखो, पहले दिखा देता हूं, पहले एग्जाम्पल ही बता के दिखाता हूं। देखो ये अपॉइंटमेंट क्या होगा, वंस इन 3 ईयर्स, हर 3 साल में एक बार, ठीक है। सर कितना होगा प्रोविजनल रिप्रेजेंटेशन, सुनो, अगर मान लो कंपनी में तुमको 12 डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना,
तो इसका 2/3 जो होगा ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से पॉइंट होगा। मतलब सर 12 का 2/3 क्या हुआ सर? 8 डायरेक्टर। तो सर 12 में से 8 आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हो, पीआर बोल रहे हो, तो सर चार चार के पास पूरा पावर है कि ए चारों को अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली ओवर पास करने पावर देखा जाए कंट्रोल किसके पास है? ए के पास है, क्योंकि ये चारों मिलकर भी ओवर पास नहीं कर पाएंगे। तो ए जब तक नहीं आएगा तब तक ओवर पास नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ओवर पास करके ए के पास पूरा पावर है, 4 डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है अपने अपने दम पे। लेकिन 8 को बोला कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 2/3 ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। याद रखना 3 साल में एक ही बार होगा। तो सर 8 डायरेक्टर जो बचा है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट होगा। सर ये होता क्या है सुनो, मैंने क्या बोला 60% शेयर होल्डिंग इसके पास है, 10 10 10 10। सुनो सर, मैंने बोला 8 पहले निकालना कितना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, तो 2/3 होता है। ठीक है, 2/3 होता है, जितना हो 12 हो 20 हो उसका 2/3 निकालो, इतना डायरेक्टर क्या होगा? पीआर से पॉइंट होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब होता क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक आपका शेयर होल्डिंग। तो 8 डायरेक्टर पीआर से पॉइंट हो सकता है, इनटू ए कितना कर सकता है? 60, मतलब 6% इसके पास है। टोटल शेयर होल्डिंग कितना है? 100, मतलब 10। 60 कर लो या 100 कर लो या 6 10 कर लो, तो 80 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, 4.8। ठीक है, सुनो 4.8, तो कहीं ना कहीं 4 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है ए, और एक 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 मिलके ये लोग कर लेगा। ठीक है, ये मान लो कंपनी में 20 डायरेक्टर है, 20 का मान लो 20 नहीं 18 डायरेक्टर, चलो 18 का 2/3 मान लो। ठीक है, 12 डायरेक्टर, 12 तो पीआर से होगा, 6 के लिए तो पूरा ए करेगा, 6 तो पूरा ए करेगा क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, पीआर से 2/3 जो होगा पीआर से होगा। अब 12 में से शेयर होल्डिंग कितना है? ए के पास 60% है, 100 में से 7.2। बी के पास कितना है? 12 में से 10% 100 में 1.2। तो कहीं ना कहीं 7 डायरेक्टर ये पॉइंट करेगा ए, एक एक क्या करेगा, या मान लो 8 डायरेक्टर ये पॉइंट करेगा ए। ठीक है, राउंड फिगर 1 कर लेना, और एक एक क्या करेगा, सब मिलकर पॉइंट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर होल्डिंग होता है। एक क्वेश्चन देखना है इसका अच्छा से। ठीक है, ये तो मैंने डिवीजन सीरीज में फास्ट बताया हूँ, एक क्वेश्चन बना के देखना, बस याद रखना 3 साल में एक ही बार होगा ये। और ये डायरेक्टर आप इसको क्या कर सकते हो? आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, इस डायरेक्टर को आप क्या कर सकते हो? हटा नहीं सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या है, 2/3 होगा, 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर पीआर से होगा, उसके अलावा जितना होगा वो ए के पास पूरा पावर है, जितना पास शेयर होल्डिंग टोटल होता है। तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए लाया गया था ये सेक्शन, कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोलते हैं भैया हम क्या करें, सब तो ए वाला ले जा रहा है 60% वाला, तो उनके लिए ये सेक्शन लाया गया था। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, दैट्स इट। अच्छे से रिवाइज करो, 2 सीरीज में मतलब मेरे को लगता है शायद 50 मिनट्स में ये भी हो गया, तो 80-90 मिनट्स में आपका पूरा डायरेक्टर चैप्टर अच्छे से रिवाइज करवाया मैंने। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी। सर व्हाट इज कैजुअल वैकेंसी? सर कैजुअल वैकेंसी पहले समझो क्या होता है। कैजुअल वैकेंसी मतलब क्या? डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिस ऑफ कैजुअल डायरेक्टर इज वैकेटेड, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इज वैकेटेड, डायरेक्टर अपॉइंटेड लिमिटेड डज नॉट अज्यूम टू ऑफिस। सुनो रिज्यूम होगा यहाँ पर। ठीक है, सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन, या ऑफिस ऑफ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर इज वैकेटेड, ऑफिस ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इज वैकेंटेड। सुनो सुनो सुनो, नॉर्मल सी ये बात है ना, ये बंदा अपॉइंट हुआ डायरेक्टर के लिए, ये नेक्स्ट एजीएम तक होना था इसको, ये बीच में क्या क्या टपक गया, डेथ हो गया इसका। तो ओरिजिनल टेन्योर से पहले जो भी डायरेक्टर का खात्मा हो जाता है, ठीक है, रिमूव भी कर दिया ना, वो भी कैजुअल वैकेंसी हो गया। मान लो इसका ओरिजिनल पीरियड यहां तक था, तुमने ओरिजिनल पीरियड से पहले इसको क्या क्या खत्म कर दिया, डेथ कर दिया, मान लो रिमूव कर दिया बाय पासिंग ओवर, अभी पढ़ेंगे 169 में। तो ये सब कैजुअल वैकेंसी का क्या होता है, दिक्कत है। सुनो, इफ द ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर इज अपॉइंटेड जनरल मीटिंग में जो अपॉइंट किया था डायरेक्टर इज वैकेटेड बिफोर इज टेन्योर एक्सपायर्स, इसका टेन्योर यहां पे एक्सपायर था, उससे पहले ही बिफोर। ठीक है, सुनो, ठीक है, उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। देन वैकेंसी मे बी फिल्ड बाय बोर्ड एट बोर्ड मीटिंग विद सर्विस सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इमीडिएट नेक्स्ट मीटिंग। तो कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? बोर्ड। ठीक है, और इसको कौन रेटिफाइड करेगा? देखो रेटिफाइड मतलब क्या होता है, हाँ ना, मतलब बोर्ड ने फिल कर दिया कैजुअल वैकेंसी, मान लो ए के बदले बी आया, बी एज ए कैजुअल वैकेंसी की जगह पे आया, बोर्ड ने इसको बोला हाँ ठीक है तो डायरेक्टर बन गया, बट इसको अप्रूव कौन करा? बी ने बस है ना खड़ा किया उसको, बोर्ड ने बस बी को खड़ा किया, बट उसको चेयर पे बैठाया कौन? मेंबर्स इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग। नेक्स्ट जनरल जब भी होगा मेंबर्स को बोला जाएगा, देखो बोर्ड बोलेगा देखिए सर ए का डेथ हो गया, उसके बाद उन्होंने बी को अपॉइंट किया, मेंबर्स बोलेंगे ठीक है हम रेटिफाइड कर रहे हैं, हम अप्रूव कर रहे हैं, ये बन जाएगा। अब एक बात याद रखना,
हमने ऊपर के तीनों कैसे पढ़ा, इफ एओए गिव्स पावर टू बोर्ड देन बोर्ड अपॉइंट डायरेक्टर। यहां पे वो नहीं है, यहां पे याद रखना इफ एओए कोई पावर नहीं देता, यहां पे बोर्ड के पास पूरा पावर है कि बोर्ड कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, जो कि सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड बाय मेंबर्स इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, एजीएम नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। 161 सबसेक्शन 4 कन्फर्म्स पावर ऑन बोर्ड, ठीक है, डायरेक्ट पावर ऑन बोर्ड देता है यहाँ पे, नॉट द एओए। पहले हर जगह तीनों कैसे पढ़ा, एओए गिव्स पावर टू बोर्ड देन बोर्ड अपॉइंट डायरेक्टर, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टेन्योर क्या है, अप टू द डेट ऑफ ओरिजिनल जनरल मीटिंग वुड बी ओरिजिनल डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड ऑफिस। जो ओरिजिनल डायरेक्टर था ना, मान लो यहाँ पे डेथ हो गया तो यहाँ पे ए के बदला बी आया, तो बी कब तक अपॉइंट होगा, यहाँ पे नॉर्मली डायरेक्टर जो था डेट उसका उस समय तक अपॉइंट होगा, उसके बाद उसको अपॉइंट होना होगा तो वो नॉर्मली एज ए डायरेक्टर बनता है, वैसे अपॉइंट हो सकता है। तो कैजुअल वैकेंसी ये सब केस में होता है, डेथ रिमूव हो गया या मान लो एडिशनल डायरेक्टर क्या हो गया, उसका भी वैकेट हो गया ऑफिस, उस समय भी कैजुअल वैकेंसी हो सकता है, ठीक है। टाइम लिमिट टू फिल कैजुअल वैकेंसी, अगर वुमेन डायरेक्टर हमें पता है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम वैकेंसी विच एवर इज लेटर ऑफ, ठीक है, लेटर ऑफ नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ ऑफ वैकेंसी विच एवर इज लेटर, अदरवाइज नो लिमिट, बोर्ड में फिल इफ इट इज व्हेन नीडेड, जैसे बोर्ड चाहे वैसे फिल कर सकता है। बट याद रखना आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, रेगुलेशन चैप्टर में, वहां बोर्ड को मैंडेटरी फिल करना पड़ता है कैजुअल वैकेंसी, यहाँ पे बोर्ड के पास कोई टाइम नहीं है, बोर्ड चाहे तब फिल कर सकता है। बट याद रखना वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, वुमेन डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में कैजुअल वैकेंसी 3 महीने के अंदर फिल होना चाहिए और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, सॉरी लेटर, और अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है, जब चाहे तब कर सकता है बोर्ड, ठीक है। अब देखते हैं आराम से यार, पानी पी लेता हूँ थोड़ा।